अस्सलाम वालेकुम जी, फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो कैंसिल हुआ उस पर तरह तरह की बातें सामने आई। आज उसमें क्लैरिटी आ गई है और वो इस तरह से कि इमरान खान साहब ने उससे परसों रात को एक पैगाम भेजा। इमरान खान साहब ने परसों रात फ़ोन उनको इस्तेमाल करने दिया गया तो उन्होंने कोई पैगाम भेजा अपनी लीडरशिप को कि आके मुझसे मिलें। और अलसुब जो कि बहुत सारे मुलाकाती जिनके नाम भी लिस्ट में होते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे आज़म सवाती और बैरिस्टर गौर साहब को सुबह सुबह मिलने की इजाज़त भी दी गई। जाहिर है कि जिनकी तरफ से वो पैगाम आया था उन्हीं की तरफ से वो इजाज़त भी मिली और फिर बाहर आके उन्होंने बताया कि जलसा कैंसिल है, इमरान खान साहब का ये हुक्म है, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं इस्लामाबाद में कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया कि क्या आपकी मोहसिन नकवी साहब से कोई बात हुई, उन्होंने कोई पैगाम रसानी की, तो इमरान खान साहब आगे से मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि इस बात को यहीं पे छोड़ दें। अलबत्ता हम भी इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन सारी कहानी इसी सब मामले के अंदर पिन्हा है। और इस हवाले से कि मुलाकात वहाँ पर रात को किसकी हुई शहजाद हुसैन भट्ट साहब और किससे हुई, खान साहब से ज़ाहिर कोई बातचीत हुई होगी ना, नहीं बताया। उन्होंने फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त की, उन्होंने फिर सुबह अलाउ किया कि मुलाकातें आए। आपके पास क्या खबर है? कह रहे हैं बाजवा साहब, आप ये जलसा जो है ये इमरान खान की मर्जी से मुलतवी हुआ है, मगर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के बाद खान को कायल किया गया। किसने किया, कैसे किया, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं आपको पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा जानता हूं, मैंने जेल की बीट की हुई है। अडियाला जेल पिंडी और कोट लखपत जेल लाहौर, ये दो बड़ी जेलें हैं पंजाब की बाजवा साहब। इन जेलों में अगर आप हाजिरी रजिस्टर सुबह जाके चेक करवा ले तो जो सुपरडेंट कोट लखपत और सुपरडेंट अडियाला जेल है वो 9 और 9:30 बजे के दरमियान अपने ऑफिस तशरीफ लाते हैं। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने रात को जेल को लॉकअप करना होता है, मगरिब के वक्त वो लॉकअप करते हैं। उनकी वैसे अंदर भी तो रेजिडेंसेस होती हैं, जेल के अंदर भी। हाँ, नॉर्मली जो जेल को लॉक किया जाता है जहां जहां ताला लगा, अच्छा उसमें ताले की सबसे खूबसूरत आवाज ये है कि आवाज आती है जब तक सुपरडेंट के कान में ना पड़े कि जनाब सब अच्छा हो गया है, तो सब अच्छा हो गया है तो फिर वो जाएगा सुपरडेंट लॉकअप करके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब अच्छा क्या है, तो सब अच्छा का भी बता देता हूं कि सब अच्छा का मतलब ये है कि अल्लाह की रहमत पूरी हो गई है, डेली बेसिस पे होती है। लेकिन यहाँ पे भट्ट साहब एक चीज़ है, अडियाला की जब आप बात करें, नॉर्मली तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अडियाला में इस वक्त कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, जेल किस तरह से चल रही है खास तौर पे, और सिर्फ पर्टिकुलरली मैं इमरान खान साहब के मैटर्स की बात कर रहा हूँ। उसमें सुपरिटेंडेंट जेल मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी कोई खास से है नहीं उन मामला के अंदर। देखिए सर, सुपरिटेंडेंट जेल का बादशाह होता है, जो मर्जी कर रहे हैं आप उसके ऊपर 15 बंदे खड़े कर लें, आगे जो 70 बंदे खड़े किए हुए हैं वो थोड़े से मेरे कंट्रोल में होते हैं, रहना तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट के साथ। अच्छा, आप खान की बात कर रहे हैं, लेकिन खान के साथ ये भी देखे वहां पर दीगर कैदी हैं, उनको जनाब टलाई मारनी है। वागा साहब, टलाई का मतलब है बाजवा भाई वॉक, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, उसके पैसे ज़्यादा है। नहीं तो खान साहब से कोई पैसे लिए किसी की मुलाकात के? खान साहब से क्या लिया है ये मैं आपको आखिर पे बताऊंगा। मेरे पास खबर है, 2 बंदों को सेव करके जो अडियाला जेल में इस वक्त तैनात है, उनको सेव करते हुए मैं आपको खबर को लेके आगे चलता हूं। खबर यह है बाजवा साहब किबले मोहतरम कि जिस दिन जलसा था उससे कबल रात जो थी वो खान पर बहुत भारी रात थी। कैसे? उस रात खान साहब सारी रात मेरा सोर्स के मुताबिक जागते रहे हैं और 3 मुलाकातें, 3 एपिसोड हैं। अच्छा। पहला एपिसोड रात को 11 बजे शुरू हुआ है और सुबह नमाज फजर के वक्त तक चला है। उसमें जो खान साहब को समझाया गया कि ये हालात इस वक्त सिक्योरिटी के, जो मैंने पहले का स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वाली बात, ठीक है कि जनाब वहां पर वो मौलवी आगे है, वहां 9 मई दोबारा हो जाएगा, वो लंबी कहानी एक सुनाई गई जो सुबह तक चलती रही है। अच्छा। जब खान साहब को कुछ समझ आई तो उन्होंने कहा मैं कैसे यकीन करूं कि आप सच फरमा रहे हैं, जिस पर ये दावा कर रहा हूं और सोच समझ के बात कर रहा हूं कि जेल से, अडियाला जेल से ही टेलीफोन पर बात खान की करवाई गई। अफसरान की मौजूदगी में जेल से खान ने फोन किया और फोन किया आजम सवाती को। आजम सवाती 6:45 बजे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे, 7 बजे अंदर पहुंचे। अब ये तीसरा सेशन है, याद रहे, एक सेशन है नमाज फजर से कबल, दूसरा सेशन है उनका टेलीफोन करना और तीसरा सेशन है अब मुलाकात शुरू हो रही है आजम सवाती के साथ। बाजवा साहब 18 घंटे हो गए, एक बंदा मुसलसल मीटिंगें करता जा रहा है। आप मुझे 18 घंटे, सवाल ये मीटिंग दोस्तों से अच्छा, जो कन्विंस कर रहे हैं मुझे,
18 घंटे के बाद एक बंदा नॉर्मल आम आदमी नहीं रहता, मुसलसल मीटिंग्स करता जाएगा। तो अच्छा, अब दिलचस्प पहलू पे आते हैं। आजम स्वाति साहब तशरीफ ले आए। आजम स्वाति साहब ने आके मनोन साफ ही कह दिया कि जी अल्लाह दी कसमें जो है बंदे कह रहे ने ये हंगामा हो जाएगा, 9 मई हो जाएगा, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, इस बात को तस्लीम कर लिया जाए। इसको तस्लीम करने के बाद अब एपिसोड बाजवा साहब चौथा शुरू होता है। वो क्या? उस चौथे एपिसोड में यह तय करना है कि अगर हम जलसा मंसूख कर दे, लोग हमें फाड़ देंगे, लोग हमें खा जाएंगे, हम क्या करें इस मौके पर। उसके लिए एक डेट मुख्तस होती है 8 सितंबर की, और मैं दावे से कह रहा हूं कि गौहर साहब की जब एंट्री होती है उस वक्त एनओसी खान के पास पहुंच चुका था। मतलब दोनों तरफ से जो कमिटमेंट्स हैं, इसको आप कह लीजिए कि वो जो आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, एक सीबीएम, हाँ, ये दोनों तरफ से हो गया। और खान साहब में यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप देखिए, आप 25 मई पे चले जाइए, वो जो एक गए थे इस्लामाबाद, पिंडी तक गए थे खान साहब मार्च करते हुए, उससे पहले आप 25 मई पे चले जाइए, कोई लचक नहीं दिखाई कभी इमरान खान साहब ने। इस दफा बहरहाल एक लचक दिखाई है, उसका मुजाहरा उन्होंने किया, और फिर अगेन उन्होंने कहा कि हालात तो बहुत बड़ी शॉट मारी है खान का, मैं समझता हूं छिक्का है। पाकिस्तानी सियासत में ऐसे ही होता है, ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह चलता है। ये पहली दफा लचक जो दिखाई है, ये अच्छी लचक थी। आगे चलता हूं थोड़ा सा। अच्छा, इसमें जब एनओसी आ गया तो आपने नोट किया होगा, आजम स्वाति ने जब तमाम गुफ्तगू मुकम्मल कर ली तो उसने कहा गौहर साहब, खान आजम आप कोई बात करना चाहे। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी, जो आपने कह दिया वो फरमान काफी है। क्यों? असल में गौहर उस तरह एनओसी के मौके पर इत्माद में लिए गए। आखिरी बात बाजवा साहब, अब इस खबर का सबसे दिलचस्प मैं आपको बात करने वाला हूं, और वो ये है कि आजम स्वाति के साथ जब बातें हो रही थी और जलसे की बात हो गई, उस मौके पर एक फ़िक्रा आपको कह रहा हूं, उस मौके पर खान को एक फ़िक्रा कहा गया कि आपको मुतालबा आपने कंसेंसस कर लिया है, मान लिया है, शुक्रिया है, और ये आपको मानना है और जलसे को कैंसिल करना है। अगर आप कैंसिल नहीं करते तो एनफ इज एनफ। अच्छा, पंजाबी च पूछना चाहिए तो तड़ी कर सुन लो, फिर इट्स अ तड़ी। लेकिन इसके आगे अगर मैंने को फिक्रा बोल दिया तो दोनों सस्पेंड हो जाएंगे जो इस वक्त डयाला जेल में है। बाजवा साहब, खुदारा उनको सस्पेंड ना कराए। चलें, वो तो ठीक हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 8 सितंबर को जो एनओसी जारी किया गया है वो 40 शराइत के साथ किया गया, की जो इजाजत दी गई है। 40 कमिटमेंट्स ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया से गवर्नमेंट ने, और वो बड़ी दिलचस्प है। उसके अंदर मामला कुछ ये हैं कि वो जो 40 है ना, उसमें से 6वें नंबर पे है, नंबर 6, उसमें ये कहा गया है कि जो लोग जलसे में शरीक होंगे उनकी लिस्ट पेशगी पुलिस को देना होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये भी एक कमाल है कि जलसे में कौन कौन आ रहा है पहले ही हमें बता दें। ये किस तरह से बताया जा सकता है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, उसके अलावा ये कहा गया है कि ये नंबर 9 इस लिस्ट में, ये जो आप साथ देख रहे हैं, उसमें यह कहा गया है कि रियासत के नजरिए के मुखालिफ कोई स्लोगन, कोई नारा नहीं लगाया जाएगा। रियासत का नजरिया क्या है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं जो साहिब इख्तिदार है उनसे भी, इंतजामिया से भी, जिन्होंने 40 शराइत में ये लिस्ट रखी कि रियासत का नजरिया क्या है, किस चीज की बात हो रही है। समझ आती है कि पाकिस्तान मुखालिफ आप बात ना करें, आप मजहब मुखालिफ बात ना करें, आप इदारों की मुखालिफ बात ना करें, ये नजरिया है रियासत क्या होता है, समझ से बाहर है। खैर, उसके अलावा ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 14 नंबर ये जो लिस्ट, फिर अगेन इसी के अंदर ये कहा गया कि कोई भी ऐसा शख्स जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है वो जलसा गाह में दाखिल ना होने दे तहरीक इंसाफ की इंतजामिया। ये समझ से बाहर है कि वहां पे क्या कोई साइकाइट्रिस्ट बिठाया जाएगा जो चेक करेगा एक एक का दिमागी तवाजुन कि ये ठीक है, तो उसके बाद ये शर्त पुलिस वालों पे भी आयद होगी उस वक्त? नहीं, ये उन्होंने तहरीक इंसाफ की इंतजामिया से शर्त रखी है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि कोई ऐसा बंदा जिसका दिमागी तवाजुन जो है ना वो ठीक ना हो। जो 4 बजे से 7 बजे वाली बात है, इस दौरान जलसा हमने खत्म कर देना, 3 घंटों में कर देना। जी 3 घंटे पॉसिबल, 4 से 7 के दौरान कर देना है। और बात बड़ी मजेदार, आगे भी 2-3 पॉइंट्स हैं बड़े जबरदस्त। उसमें साथ फिर एक और बात ये की गई है कि जो बैनर्स आपने वहां पे लगाने हैं या जो स्ट्रीमर वहां पे लगेंगे वो भी पहले आपने इंतजामिया को दिखाने हैं और उसके बाद वो आवेजा किए जा सकेंगे। और किसी ऐसी चीज पे मत लगा दीजिएगा जहां पे ऑलरेडी हमारे बैनर लगे हुए हैं। बैनर से मतलब है कि जो अवामी हिदायत के लिए जो लगे होते हैं सिटीज के अंदर, जो बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर आप अपनी फ्लैक्सेस वगैरह ना लगा दीजिएगा। फिर साथ उन्होंने सर भट्ट साहब ये भी कहा है कि
स्टेज पे कौन कौन होगा, कौन कौन सा बंदा स्टेज पे मौजूद होगा, 12 घंटे पहले यह भी आपने पुलिस को बताना है। अच्छा, फिर एक और बड़ी मजेदार चीज है उसके अंदर, वो ये जलसागाह के करीब उसके अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं फैलाना आपने। यानी आप वहां पे गलती से कुछ चिप्स ले गए हैं या कोई जूस का डब्बा ले गए हैं तो वो वहां पे गिरा रह गया, या कोई कागज वहां पे गिरे रह गया, कूड़ा करकट ही है ना। लिटरिंग का वर्ड यूज किया गया, ये वहां पे आपने नहीं करनी, ये भी एक शराइत में से। और फिर आखिरी जो एक और हीरा है इन शराइत के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। वो ये कहा है कि 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा जलसागाह में नहीं आएगा, मां सिवाय अपने वालिदैन के साथ। तो कोई इन्फेंट नहीं वहां पे लेके आना है, मतलब शीरखार बच्चा कौन लेके आ रहा है जलसे में, लेकिन 18 साल से कम भी नहीं लाना, ये भी फरमाया गया है इन 40 शराइत के अंदर। और फिर साथ मुझे तो इससे ये समझ आ रही है कि वहां पे शनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा, और शनाख्ती कार्ड जिसके पास नहीं होगा उसको शायद जलसागाह में जाने की इजाजत ना दी जाए। और वालिदैन साथ होना जरूरी है अगर कोई आ रहा है। अब आप सोचिए कि एक जलसागाह में लोग आ रहे हैं, वॉक थ्रू गेट से गुजरना ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उसके अलावा आप ये एक चीज कर दें कि यार ये शक्ल से मुझे छोटा लग रहा है, शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। ये तो सिर्फ उसके लिए नहीं होगा, फिर आप भी चले जाएं वहां पे, मैं भी चला जाऊं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, चाहे वो सफेद दाढ़ी वाला कोई बंदा हो, वो कहें शनाख्ती कार्ड लेके आए। हमने बाजवा साहब 14 पॉइंट्स ऑफ कायद तो मैट्रिक में मैंने पढ़े थे, 14 निकात, ये 14 निकात। इमरान खान के 40 निकात तो मैंने पहली बार सुने हैं। इमरान खान के नहीं है, ये इंतजामिया के 40 निकात हैं जो उनसे मुतालबे किए जा रहे हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि किस तरह की इजाजत है। और फिर उसके अलावा ये प्रोग्राम के शुरू में हम आपको सुना तो हम चुके ही हैं कि क्या मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स कह रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने भी आज ये कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगली दफ़ा किसी किस्म का मैं नहीं आपको कहूँगा और आपने अब रोकना भी नहीं है। खैर एनीवेज, बात को आगे बढ़ाते हैं और वापस उधर ही आते हैं कि खान साहब की जो बातचीत हुई, एक विंडो ओपनिंग तो है अडियाला जेल से। अबूजर सलमान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कोर कमेटी मेंबर भी हैं। ही विल बी विद अस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। उनसे बहुत अहम सवाल पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। इमरान खान साहब से बातचीत हुई अडियाला जेल में, अभी जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। फिर उसके बाद ही उन्होंने पार्टी लीडर्स को ये कहा कि आप बाहर जाके ये अनाउंस कर दें कि आज का जलसा कैंसिल है, उसके बाद 8 सितंबर को होगा। वो तो खैर बाद में इंतजामिया ने जिस डेट की इजाज़त दी। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि यहाँ पे कोई ओपनिंग है, कोई विंडो है जिसकी तरफ इमरान खान साहब भी बात करते थे कि बातचीत की जाए। इट्स अ गुड साइन इन अ वे। और साथ उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि मैंने किसी फॉर्म 47 वाले से बात नहीं की। मोहसिन नकवी साहब के सवाल पर जो मुस्कुराए उसका हमने आपको बता दिया है। अबूजर सलमान न्याजी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का। मेरा आपसे यही सवाल है कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान क्या कोई वी कैन टेक इट एज अ फैक्ट कि कोई विंडो ओपनिंग हुई है, कोई बातचीत बढ़ी है आगे? नहीं, देखें, ये तो आप नहीं कह सकते कोई बातचीत हो रहा है, कोई डायलॉग हो रहा है। ये तो एक इशू है, आपको पता ही है कि हमारा जलसा जो था वो अनाउंस था। हमारा जलसा जो था वो अनाउंस था 22 का, जिसका एनओसी भी हमें दिया गया था। फिर वो रातों रात एनओसी कैंसिल हुआ। और फिर जब इमरान खान साहब तक जब तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई उनको कि यहाँ पे अनार्की हो सकती है, क्योस हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, सेक्टेरियन या रिलीजियस जो है वायलेंस का भी खतरा है, तो इस वजह से इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, पब्लिक इंटरेस्ट में आप इसको पोस्टपोन कर दें। और वो फिर खान साहब देखें, कोई ऐसे लीडर तो है नहीं जो एक सिंपल सियासी आदमी है। ही इज स्टेट्समैन। उनका एक विजन है, उनकी सोच है, जिसमें जो पाकिस्तान की सालमियत है वो जो है उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो इस वजह से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और तो बहुत मुश्किल फैसला था, उन्होंने बिल्कुल इसको पोस्टपोन करने का अपना ऑर्डर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल ले लीजिए। मैं शायद सही तरह से पहले पुट नहीं कर पाया। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हुआ है इमरान खान साहब का, जिसका वो खुद भी इजहार भी और उसकी ख्वाहिश का इजहार भी करते रहे, जिस भी वजह से हुआ है। बट दिस इज एन ओपनिंग नॉनदलेस, नहीं आपके ख्याल में? देखिए, अब इस चीज को मैं ये कहूँ कि
कि आप ये कह सकते हैं कि फर्दर डिफरेंट इश्यूज के ऊपर फर्दर डायलॉग हो सकता है या बात हो सकती है। इस पे तो मैं अभी कबल वक्त होगा तो बात करूंगा, लेकिन ये एक सिंपल, आप इसको मेरी नजर में हम एक एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन देखते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो सियासत से ऊपर होती हैं। फॉर इंस्टेंस जो इशू आने वाला था, जिसका एक इमिनेंट थ्रेट था या डेंजर था, उसको भांप लिया गया और खान साहब को अगर कन्वे किया गया और ही एक्टेड ऑन इट, तो मेरे ख्याल से इट्स अ सिंगल ट्रांजैक्शन। इससे मैं ये अगर अखज़ कर लूं, इन्फर कर लूं कि इससे फर्दर कोई डायलॉग हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई डिस्कशंस हो सकती हैं, तो वो मेरे ख्याल से कबल वक्त बात होगी। और जहां तक देखें बात करने की बात है, इसमें हमारा शुरू से एक फर्म ओपिनियन यही है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से बात भी होती है तो वो बात करने को हम इस हद तक तैयार हैं कि जी हमारा एक ही एस्टैब्लिशमेंट से हमारी जो स्टेटमेंट है, जो कंटेंशन है, जो हम बात करना चाहते हैं, वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और खासकर जो जुडिशरी है, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हमारी जमहूरियत है मुल्क की और जिस तरह आइन है, उसको जिसका दायरा इख्तियार लिखा हुआ है, वो उसी तरह उसमें अगर रहे तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बड़े आराम से हल हो सकते हैं। अगर इलेक्टोरल प्रोसेस इंडिपेंडेंट होगा तो हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अगर ये मुमकिन तो है ना कि इमरान खान साहब ने, जाहिर है कि उनसे को मिलने आया, उन्होंने अलाउ किया कि वो मिले उनसे, उसके बाद दे डिलिबरेटेड ऑन इट, एक अच्छी खासी गुफ्तगू जिसमें कन्विंस किया गया खान साहब को। तो इसी तरह से एक दफ़ा हो गया। मुमकिनात में से तो ये है दोबारा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई दोबारा आके किसी और मौजू के ऊपर खान साहब से बात करे। देखिए, ये अब तो जो चीज है, ये तो एक मुमकिनात की आप बात कर रहे हैं जी। जो बात करने का मुद्दा है, मैंने आपको वो बता दिया है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर के पॉलिटिकल प्रोसेस में एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेयर करे तो ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, खासकर कोई जुडिशियल प्रोसेस भी हो। अगर बात ये हो सकती है कि जी एस्टैब्लिशमेंट अपनी इंटरफेरेंस जो है वो जुडिशियल प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस में बंद कर दे, इस सिस्टम को इसी तरह ग्रो होगा जो आइन में लिखा हुआ है, सबका एक रोल, उसके तहत वो रोल अपना अगर अदा करें तो मेरे ख्याल से मसले हल हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, जिस तरह खुद जजेस कह रहे हैं इंटरफेरेंस है, तो खान साहब के जो केसेस हैं ये तो सारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे। जो हम लोगों का एक ग्रीवियंस है कि जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इस मुल्क का हमें कॉम्प्रोमाइज लगता है, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस है। सकदर सुल्तान राजा जो है, उन्होंने वो बिल एक पपेट की तरह उन्होंने काम किया इशारों के ऊपर, उन्होंने इस मुल्क का इलेक्शन चोरी होने दिया। बिल्कुल, अगर वो भी इंडिपेंडेंट हो जाता है तो हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन सर, ये एस्टैब्लिशमेंट के एम्बिट में ये भी नहीं है कि वो किसी भी तौर बात करें इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब तो खुद फरमाते हैं कि मैं उन्हीं से बात करूंगा ना। जी जी बिल्कुल। और बात क्या करनी है, खान साहब यही बात करना चाहते हैं, अगर किसी ने बात करनी है कि जी इदारों का जो आइन के अंदर रोल लिखा हुआ है वो वही रोल अदा करें जो आइन के अंदर उनका तरीकाकार लिखा हुआ है। अगर ये सारे चीज लोग आइन पे चलने लग जाएं तो मेरे ख्याल से इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। और यही इमरान खान का विजन है, यही उनकी बात है। तो इसी चीज को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। इसमें जिससे भी बात हो, मेरे ख्याल से वो बात करने को तैयार। ठीक, न्याजी भाई, मुझे याद आ रहा है 29 जून आपने तोशाखाने के हवाले से भी एक पिटीशन दायर की थी। अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो गुल हसन औरंगजेब साहब जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने उस वक्त तोशाखाने के हवाले से, मजीद केस के हवाले से कहा था। तो मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ तोशाखाना से तहफ़ लेने वाले अफराद हैं, उनके मुतल्लिक क्या है, और खान के ऊपर तो एक और केस तोशाखाना का बना दिया गया है। इन हालात में फिर वो कहाँ गई वो गुल हसन वाली बात, और कैसे देख रहे हैं आप अदलिया को, इस पर भी कोई रहनुमाई फरमाएं। देखिए, इसमें अदलिया को तो खैर आपको पता ही है, उसको हम डिस्कस काफी करते रहते हैं। इसमें जो मेन मेरे ख्याल से जो करेक्टर है, जो सारी मेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारे चेयरमैन नैब, क्योंकि उन्होंने दो स्केल्स रखे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खासकर इमरान खान साहब के लिए, और एक बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अब खान साहब के पहले मैं केसेस देख लूं, इसमें दो चीजें निकलती हैं। एक चीज तो ये
कि उनको इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि हमने कंटिन्यूसली जेल में रखना, बाहर नहीं आने देना। और नैब के केसेस भी ये वो रियासत की पॉलिसी का एक शाखसाना है कि आपने इस तरह बारी बारी हर गिफ्ट का एक अलग केस बनाना है ताकि अरेस्ट हर दफा नए तरीके से करें और उनको जेल में रखें। दूसरी बात, खान साहब ने जितने तोहफे लिए हैं एक कानून की वायलेशन नहीं थी, सब कुछ एज पर रूल्स लिया था। वो असेस जिन अफसरान ने किया उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, भाई एक चीज की अगर कीमत इतनी असेस की है, उनसे कुछ नहीं पूछा। जो असेस्ड वैल्यू थी सरकारी मुलाजमों ने की, एफबीआर के ऑफिसर्स ने की, उस मुताबिक वो चीजें ली। लेकिन यहाँ पे अगर आप पिछले जो मैंने केस किया था फिर वो लिस्ट बाहर आई थी, वो अगर आप लिस्ट देखें, इस मुल्क में लोगों ने मर्सिडीज गाड़ियां ली, 6-6 करोड़ की गाड़ियां 15-15, 20-20 लाख रुपए पे मिली गई हैं। और स्पेशली रूल्स को या रिलैक्स करके या रूल्स की वायलेशन में वहां पे नैब खामोश होकर बैठा है। बिल्कुल टू स्केल्स लगते हैं इंसाफ के। हमारे 6 करोड़ की गाड़ी 6.5 करोड़ में भी वो नहीं खरीद सकते थे बिकॉज इट्स अगेंस्ट द रूल्स, और फिर वो उसके बाद उनको बिल्कुल बैंड किया गया। वो तो बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। कानून तोड़ा गाड़ी, जी कानून तोड़ा गाड़ी। नियाजी भाई अब ये जो बात कर रहे हैं कथकलामी की, माजरत चाहता हूं, बिल्कुल दुरुस्त तोशाखानी वाली गाड़ियों वाली बात भी दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो मानेंगे कि हमने जलसा मनसूख करने के अहकामात खान साहब ने जारी किए, तमाम सियासी जमातों को अपने साथ जो इत्तेहादी थी उनको नाराज किया, बहुत बड़ा फैसला किया। और इस फैसले के बाद एनओसी हासिल किया 8 सितंबर का। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताजा हवा का खुशगवार झोंका तो आया है, आज इसको क्यों मानने से इनकारी हैं आप? बर्फ पिघल गई है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, देखिए बात ऐसी नहीं है। मैंने आपको शुरू में बात की, देखिए एक बहुत मुश्किल फैसला था, खासकर हमारे जो पंजाब के वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं देखा पिछले 2 साल से, वो एक झंडा भी नहीं उठा सकते। तो वो लिहाज से बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं पंजाब से, इस वजह से वर्कर्स बड़े चार्ज थे। फैसला इमरान खान साहब ने लिया, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर जाके था, ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट था, रियासत के इंटरेस्ट में कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो जाए जिससे कल को मसाइल हो। इस वजह से ये फैसला लिया गया। जहां तक देखें ताजा हवा के झोंके की बात नहीं है, खान साहब ने अगर ये फैसला लिया है तो उनको फिर 8 की परमिशन भी मिली है, उसका एनओसी भी मिला है। तो इस फैसले के बदले उनको एक जलसे की जगह मिली दोबारा, और वहां पे जलसा होगा इंशाल्लाह। इससे जलसे खत्म नहीं हो जाएंगे ये अभी। अबूजर भाई उसमें एक छोटी सी चीज, वो जो एनओसी मिला है ना 8 सितंबर का, अभी आपके आने से पहले हम वो भी डिस्कस कर रहे थे, वो 40 कंडीशंस के साथ मिला है, 40 शराइत के साथ मिला है। वो मैं 1-2 आपको बता देता हूं, मैंने बड़ी तफसील के साथ उस पर भी थोड़ी देर पहले भी बात की है। उसमें एक शर्त यह है कि जलसे में जो आने वाले हैं लोग, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनकी एक लिस्ट आपने पहले पेश की मकामी पुलिस को देनी होगी। ये मुमकिन किस तरह से हो सकता है? फिर वहां पे ये कहा गया कि बच्चा वहां पे 18 साल से नीचे का कोई एंटर ना हो, अपने वालिदैन के साथ आए। फिर ये कहा गया कि जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो भी अंदर ना आए, शायद वहां पे शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाएं। फिर वो कह रहे हैं बैनर्स भी हमारी मर्जी से लगेंगे, स्टेज पे कौन जाएगा 12 घंटे पहले आपने ये भी बताना है। फिर उन्होंने कहा कि रियासत के नजरिए से मुखालिफ कोई स्लोगन वहां पर नहीं लगना चाहिए, और रियासत का नजरिया कौन सा ये भी हमें नहीं पता। तो ये 40 शराइत जो है ना, ये बड़ी स्ट्रिंजेंट है। यहां पे लग रहा है कि ये नॉर्मन तेल जो है ना, वो बड़ा मुश्किल होगा ये पैदा करना यहाँ पे। अख्तर साहब के स्ट्रिंजेंट वर्ड से बेहतर लफ्ज मैं आपको बता देता हूँ, ये एम्बिगुअस है। ठीक, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। अब वहां पे अक्सर खड़ा होगा जो बताएगा इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है गलत नहीं है, वो सब हर शख्स को चेक करेगा। अब क्या वो जितने लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी लिस्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो इस वजह से ये हम इस तरह की कंडीशंस ये रख देते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना 90% उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। वो ये कैसे करेंगे? इस तरह की इम्प्रैक्टिकल कंडीशंस इन्होंने जो लगा दी हैं, वो मेरे ख्याल से इस तरह पूरी नहीं हो सकती जिस तरह वो बता रहे हैं। इस वजह से कंडीशंस जितनी हमसे कि वो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको जलसा नहीं करने देना चाहते अभी भी 8 सितंबर को, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। देखिए जलसा तो होगा, ये अब आगे पोस्टपोन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा भी होगा। ये जलसा होगा, और इस दफा हमने अपनी आवाम को रोकना भी नहीं है कि आप जलसे पे मत आए, कोई कॉल नहीं दी जाएगी। जितने लोग होंगे जलसा होगा, हमारा फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, एनओसी हमारे पास है। ये सिर्फ एक सर्टेन कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी जिसकी वजह से खान साहब ने एग्री करके इसको आगे करवा लिया, लेकिन ये हर दफा नहीं होगा। और जहां तक कंडीशंस हैं, देखें जितनी हम लोग कर सकते हैं
जो आइन और कानून के मुताबिक है वो हम करेंगे, और जो एक ह्यूमन कैपेसिटी के मुताबिक हो सकती है वो करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशंस होंगी कि जी दिमागी तवाज़ुन ठीक हो, जो शख्स आए, तो वो तो फिर मेरे ख्याल से इनको 10,000 20,000 डॉक्टर्स चाहिए चेक कर रहे हैं कि आप दिमागी तवाज़ुन आप, और फिर वो भी 4 से 7 बजे के दरमियान यही विंडो है आपके पास, उसमें आपने जलसा खत्म भी कर देना है। शाम 4 से 7 बजे तक का टाइम है आपके पास, वो कह दिया गया। मैं एक आपको याद होगा सर, मैं असल में करें इंशाल्लाह। जी जी, लेट्स सी क्या हो। ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपको याद होगा 2016-17 की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उस वक्त लॉकडाउन करने का ये कहा खान साहब ने कि इस्लामाबाद लॉकडाउन किया जाएगा। पंजाब उस वक्त पूरा लॉकडाउन हो गया कि पंजाब से कोई वर्कर इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाया, ना पहुंचने दिया गया। केपीके में उस वक्त परवेज खटक साहब वजीर आला थे, वो वहां से काफिला लेके इस्लामाबाद की तरफ आए, अटक पुल के ऊपर घमसान का रन पड़ गया, और वही कंटेनर उठाने के लिए लिफ्टर थे, ट्रैक्टर्स थे, जो कल अली अमीन गंडापुर साहब की तैयारी थी, मुझे एग्जैक्टली देख के वो वाला मामला याद आ गया। ऐसा लगता है कि कहीं दोबारा वो एपिसोड रिपीट ना हो जाए यहाँ पे। देखिए, अगर ये रोकेंगे, रास्ते ब्लॉक करेंगे, तो वो तो मेरा बुनियादी हक है। आर्टिकल 15 मुझे आइन का देता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैं पूरे मुल्क में घूम सकता हूँ। अगर रियासत ही गैर कानूनी काम या हथकंडों पे उतर आती है, तो फिर उसका रिजल्ट जो होता है, उस पर जो रिएक्शन होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। बिल्कुल कल पूरी तैयारी थी, हमारे पास क्रेन्स भी थी, हमारे पास एम्बुलेंसेस भी थी, हर चीज थी, सब कुछ था हमारे पास। तो इंशाल्लाह केपी से पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और पंजाब से भी हम लोग इंशाल्लाह, आप देखें पंजाब से ज्यादा लोग निकलेंगे इस दफा एज कम्पेयर टू केपी, क्योंकि पंजाब के लोगों ने बहुत सहा है, उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है, उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की। वो लोग चाहते हैं पॉलिटिकल एक गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना, और हम लोग इंशाल्लाह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में अदालत में भी जाएंगे। अगर हमें रोकने की कोशिश की गई यहाँ से जलसे में जाने के लिए, हम लोग पहले सारा कुछ प्लान इंशाल्लाह बड़ी दफा जा चुके हैं, अदालतों ने तो कई दफा आपको इजाजत दी है, इंतजामिया उसके बावजूद नहीं करने देती। रुक तो नहीं सकते ना जी। आपको कभी उम्मीद कायम रखनी चाहिए। आज से 6 महीने पहले हम ये भी नहीं कह सकते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो इस तरह खड़े होंगे, और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी, कुछ जजेस इस तरह खड़े होंगे, जुडिशरी कुछ दिखाएगी, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस तरह खड़े हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के लिए, आइन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। तो इस वजह से चीजें हमेशा होप करते हैं बेहतरी की तरफ जाएं, और हम होप कर रहे हैं जब ये चीफ जस्टिस साहब रिटायर होंगे तो मेरे ख्याल से जुडिशरी जो है और बेहतरी की तरफ जाएगी और इंडिपेंडेंस की तरफ। बिल्कुल ठीक है, हमें भी वैसे यही उम्मीद है कि अमन व अमान के साथ एक तरीके से, जैसे जो सबका एक फंडामेंटल राइट जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर दर्ज है, उसके मुताबिक करने दिया जाए, क्योंकि खदशा यहाँ से होता है और खौफ यहाँ से आ जाता है जब मरियम नवाज साहिबा की वो स्टेटमेंट याद आ जाती है कि आई विल बी रुथलेस। केपी से पंजाब में काफिले दाखिल हो रहे हैं और वहां से पंजाब की वजीर आला पहले ये कह चुकी हूं, और एक दफा नहीं 2 दफा कह चुकी हूं कि मैं तो नहीं बिल्कुल छोड़ूंगी। और रुथलेस जैसा वर्ड एक पॉलिटिशियन अगर इस्तेमाल करे, खुदा ना करे कि जो उससे जहन के अंदर खाका बनता है वो उस तरह की कोई सूरत हाल ऑन ग्राउंड भी खुदा ना करे कि बने। खैर एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। अबू ज़र सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट में एक काजी फायज ईसा साहब ने जो रिवर्स किया फैसला, उसके हवाले से कुछ बात होगी कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में, बल्कि दुनिया की अदालती तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ कि नज़र सानी के बाद भी एक नज़र सालिस भी हो जाए। किस तरह से हुआ मामला और आगे इसके फिर क्या इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान के जुडिशल प्रोसेसेस के ऊपर पड़ सकते हैं, क्या फिर ये इसको नॉर्म समझा जाए जो कल का मामला था? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में कल एक नई मिसाल कायम हुई जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से। अगर बात की जाए तो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में, मुझे तो यूँ लगता है कि दुनिया की तारीख में इस तरह की चीज़ शायद नहीं देखी गई। ये बात करने से पहले एक बात कर देना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आईन पाकिस्तान में ये चीज़ दर्ज है, मुसलमान की डेफिनेशन दर्ज है। अल्लाह और उसके रसूल को जो शख्स मानता हो और ये मानता हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ये हमारा अकीदा है। और ये जो मुबारक सानी केस था, इसकी अंदर क्या डिटेल्स थी मैं उस पर नहीं जाता, उस पर बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, लेकिन समझने के लिए ये ज़रूरी है कि किस तरह से नज़र सानी तक की ऑप्शन अगर अवेल कर ली गई हो। तो जैसा कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कोर्ट में मौजूद थे,
उन्होंने कहा कि नजर सानी इस पे करें, काजी साहब ने कहा, काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि नजर सानी नहीं, वो तो हो चुकी है, उन्होंने कहा चले नजर सालिस कर लें। ये नजर सालिस अगर यहाँ पे हो गई है तो फिर इसका मतलब है कि क्या इसको हम ये समझें कि आइंदा आने वाले केसेस में और दीगर केसेस में दीगर लोगों को भी क्या ये हक हासिल होगा? हाफिज सान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे इस केस को। हाफिज साहब ने ये वे फॉरवर्ड भी निकाला है, लेकिन थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये वे फॉरवर्ड तो एक निकल आया, लेकिन ये मावराए आइन वे फॉरवर्ड है, इसकी कौन सी गुंजाइश मौजूद है कि नजर सानी के बाद नजर सालिस हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और कल के जिस हेयरिंग का आपने कॉन्टेक्स्ट दिया है उसका एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सेकंड अमेंडमेंट जो आई थी 1974 के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और नेशनल असम्बली के अंदर एक फुल फ्लेज हेयरिंग हुई थी, और उसके अंदर ये तय किया गया कि कादियानी जो हैं ये नॉन मुस्लिम है, और आर्टिकल 373 जिसका आपने इशारा किया उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, और उसके अंदर एक डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया गया कि अगर कोई शख्स जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, उन पे ईमान लाता है, तो वो मुसलमान है, और अगर कोई शख्स जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता तो वो गैर मुस्लिम है, और उस गैर मुस्लिम के अंदर कादियानियों को और अहमदियों को उसके अंदर डाला गया। उसके बाद ये है कि 1984 के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सर्टन अमेंडमेंट्स आई, 295 आया, 297 आया, 298 A B C वो आए उसके अंदर, और उसके बाद ये सारा मामला जो था वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने 93 के अंदर एक जजमेंट दी, और उसके अंदर ये जो सारी अमेंडमेंट्स थी इनको भी डिस्कस किया गया, और उसके अंदर इन सारी चीज़ों को अहाता किया गया कि कादियानी जो है जी इसमें तो देखें, मैं तो पहली बार से मैंने आगाज ही सर जी वहाँ से किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं चले एक और उससे पहले एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, एक छोटा सा, वो ये सवाल है कि इसका मतलब है कि एक तो जो काजी साहब ने जो पहले फैसला दिया और फिर उसके बाद जो नजर सानी थी वो फैसला गलत दिया था, फिर इसका मतलब है उन्होंने और बाकी दो जजेस ने दिया था, और यही वो एक वजह थी कि काजी साहब ने जो फैसला दिया था वो पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हुई हैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर, और पाकिस्तान की जो शरीयत है, जो पाकिस्तान के मज़हब इस्लाम है, उसके मुताबिक वो फैसला नहीं था। इसीलिए उस फैसले को चैलेंज किया गया, और जब उस फैसले को चैलेंज किया गया तो काजी साहब ने पार्टली जो है उसको एक्सेप्ट किया। फर्स्ट फैसला जो है वो आपका 6 फरवरी 2024 को आया, और दूसरा फैसला जो था वो 24 जुलाई 2024 को आया। अब दूसरे फैसले के अंदर उन्होंने आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन की कि ये जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत जो है ये अपनी सीक्रेट जगहों पे कर सकते हैं। हालांकि हमारा आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के मुताबिक ये है कि कादियानी जो हैं वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस्लाम की रिजेम्बलेंस पे आएगा। मसाजिद, मज़ाहब, देखें मुझे तो यहाँ पे एक और ये आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, और हम इस पे हमारा अकीदा भी है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने पहले, ये हम बात कर रहे हैं काज़ुल क़ज़ा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, साथ उनके अमीनुद्दीन खान साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, ऑनरेबल जस्टिसेस, उन्होंने पहला फैसला गलत दे दिया उन्हें। अच्छा, और गलत दे दिया तो फिर ऐसे तो नहीं है ना, उसको खत्म करने के और भी तरीके हैं। बाजवा साहब देखें, गलत दिया था तो इसीलिए जब कल हेयरिंग हुई और फेडरल गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल की, पार्लियामेंट पूरी ने एक रेजोल्यूशन पास की, और उसके बाद जो था नेशनल असम्बली का जो एक स्पीकर ने लेटर लिखा, और उस लेटर के बाद जो है एक पिटीशन फाइल की गई, और उसके अंदर 8 लोग ऐसे थे जिनका जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको सुने। उसके अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, प्रोफेसर साजिद मीर जिनको मैंने रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे, और आपके जो है 2-3 और जो मुफ्ती थे उस मामले के अंदर जिनका उनमें था। अब मामला आपके मुताबिक ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेकंड रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक क्यूरेटिव रिव्यू का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्यूरेटिव नहीं था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कल जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग की है वो रिव्यू के अंदर जाके नहीं की, ये इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट आपने देखा होगा कि उस पूरी जो हेयरिंग थी उसके अंदर चीफ जस्टिस या उनका बेंच ये कह रहा था कि अगर हमने कोई गलती की है तो हम उस गलती को रेक्टिफाई कर देते हैं, और मैंने यही आर्गुमेंट लिया था कि अगर आप, लेकिन ये क्यूरेटिव अपील नहीं थी ना साहब जी। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप जैसे इंडियन हवाला दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की प्रेसिडेंट के तौर पे, तो ये भी यहाँ पे तो कौन सी क्यूरेटिव अपील थी?
नहीं, मैंने देखिए, मैंने आपसे ये कहा है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकंड रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक क्यूरेटिव रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर किसी चीज़ को गलत हुआ है तो उसको रेक्टिफाई कर सकती है। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हेयरिंग की है वो क्लैरिटी के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई अनहोनी की है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई अनहोनी नहीं की। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 188 के नीचे कल उसने केस नहीं सुना। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना यह है कि जो हमसे गलती हुई है और वो गलती अगर कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर क्लियर है और हमारे मुल्क का एक बड़ा सेंसिटिव इशू है तो उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सर ये दीगर केसेस में भी अब से ये अप्लाई होगा। 561 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नीचे दी गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे चुकी है और बाद में उन्हें लगे गलत है, अगले और केसेस में भी एक प्रेसिडेंट इसको हम फिर समझें और बाकी लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई गलत फैसला हो गया है और वो जाके बता दें जज साहब को चैम्बर में कि ये आपने गलत कर दिया, और फिर ये हम समझे कि अब ये एक नहीं चैम्बर वाली बात भी नहीं है। चैम्बर वाली बात भी जो है उसको किया जा रहा है। ये प्रॉपर हेयरिंग हो गई थी और उस हेयरिंग के अंदर जो था सारी चीज़ें आई थी और उसका यही एक हल निकला था कि बजाय ये है कि आप इन पैराग्राफ्स को क्लैरिफाई करें, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि जी आप इस सारी पोजीशन को जो है वो 6 फरवरी से पहले लेके जाएं और दोबारा एक ऑर्डर जो है वो आप पास करें ताकि ये एक बड़ा सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल और पाकिस्तान के अंदर एक रिलीजियस इश्यूज है उस चीज़ को पाकिस्तान की सारी जो रिलीजियस पार्टीज थी वो जो मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब हेयरिंग मुकम्मल हो गई तो उसके बाद जो थे सिर्फ एक नहीं है वो सारे वहाँ पे गए थे। और मेरा ख्याल ये है कि वो जो अशखास गए थे वो एज ए पार्टी के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन आई थी फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये आपको असिस्ट करेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस किया। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया है, चीफ जस्टिस ने बुलाया है, अपने चैम्बर्स में बिठाया है, तो इससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करना कि शायद उस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर सारी उस हेयरिंग के अंदर आप देखें, मैं आप सब इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि वो दोनों जो जजमेंट्स आई थी वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं थी। और चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि मैंने तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, अगर उस क्लैरिफिकेशंस के अंदर है तो मैं दोबारा उस चीज़ को क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो कल की जो सारी हेयरिंग थी वो आपके 561 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक एप्लीकेशन फाइल हुई थी। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स होती है, उन इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसीलिए तो सर जी मैं तो कानूनी सवाल कर रहा था ना, मैं उसमें नहीं था जा रहा, मैं कानूनी सवाल कर रहा था। वो एक डिटेल रीजनिंग देंगे, लेकिन बात दूसरे रिव्यू की गुंजाइश नहीं थी ना, वो तो आपने कह दिया कि उसके बाद हाफिज साहब यानी आपकी बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपसे कहा और मैंने भी कहा है कि सेकंड रिव्यू के अंदर हेयरिंग हो भी नहीं रही थी। अच्छा, दुरुस्त कह रहे हैं आप हाफिज साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आसान सी बात मैं आपसे आपकी बातों से जो मुझे समझ आई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के माथे पर जो काला निशान था वो इस फैसले के बाद धुल गया है। और मुबारक हो पूरी कौम को कि अब जो डिसीजन है वो कंसेंसस के साथ डेवलप हुआ है, यानी क्रेडिट गोज टू फजलुर रहमान साहब। नहीं, फजलुर रहमान साहब ने अपना आर्गूमेंट किया है, मुफ्ती तकी साहब ने अपना आर्गूमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद रियलाइज़ किया है कि अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये कादियानी जो है अगर ओपन तबलीग नहीं कर सकते तो ये सीक्रेटली भी तबलीग नहीं कर सकते। इस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उसी के अंदर आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेट जस्टिस के लिए कर सकती है। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले एक जजमेंट आई थी, 12 जुलाई की जजमेंट आई थी और कई प्रोग्राम्स के अंदर आया, उसके अंदर भी सारी चीजें जब लीड की गई थी तो सबने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत वो देखिए हम वो मान रहे हैं के पास कंप्लीट जस्टिस है। और वो जो जुलाई की जो जजमेंट थी उसके अंदर जिन जिन जामियात के साथ या बड़े बड़े नाम है उलमा के जिनके साथ वो मशवरा करके वो हुई थी, जजमेंट के अंदर लिखा हुआ था। खैर मैं थोड़ा सा आगे, अब मैं कानूनी सवाल कर रहा हूँ सर, सिर्फ ये मामला ठीक है, वो समझ आगे मामला की क्या हुआ है, लेकिन आगे ये फरमाइएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर क्या कोई मामला कर सकती है इन जज साहिबान के खिलाफ कि यार इतना इंपॉर्टेंट मैटर और पहले आपने उस पर गलत जजमेंट दे दी, आइन के खिलाफ दे दी, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं रिलीजियस उनके खिलाफ दे दी, और फिर एक और चीज़ कल काजी साहब ने कोर्ट में ये भी तो कहा ना कि आप सब ने जो मवाद भेजा वो मैं माजरत के साथ में पढ़ नहीं सका, थोड़ा सा टाइम ले लेते उसको पढ़ भी लेते साथ। उन्होंने कहा वो अगर मैं वो करने लग जाऊँ तो किताब बन जाएगी। तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से कोई कर सकती है मामला इन जज साहिबान के खिलाफ?
देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बाजवा साहब मिसकॉन्डक्ट के ऊपर बिल्कुल जा सकती है और उसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट एक रेफरेंस भेज सकते हैं और ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आ सकता है। जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो जा सकता है, लेकिन अगला काम उसको एवेल्युएट करना पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है कि क्या ये केस जो है वो मिसकॉन्डक्ट का बनता है या नहीं बनता है। ये मैं या आप ये फैसला नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही करेगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कोई भी शख्स जो है वो आर्टिकल 209 के नीचे जो है वो एक एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। ठीक है, अब मुझे एक आखिरी चीज सिर्फ ये बता दीजिएगा, वो आपने पहले कहा कि ये दूसरा रिव्यू नहीं था। लोगों की रहनुमाई के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए ये फरमा दीजिए कि फर्ज कीजिए अल्लाह ना करे वैसे अदालत के भी जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट तक को मामला जाए, लेकिन फर्ज कीजिए मेरे खिलाफ एक केस आ गया और उसका फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, रिव्यू में भी मेरे खिलाफ आ गया, तो वो क्या तरीकाकार है जो आपने बताया कि जिसको अवेल करते हुए मैं दूसरा रिव्यू नहीं लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को उस पर एक और नजरसानी करने पे कह सकता हूं। देखिए बाजवा साहब, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसको इस केस के साथ आप दूसरे मैटर्स को कंपेयर न करें। उसके अंदर ये है कि आपके जो राइट्स हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद अंडर द लॉ जो है वो किए जाते हैं, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है कि आप अपील में भी जा सकते हैं और उसके बाद आप रिव्यू के अंदर भी जा सकते हैं। ये कल वाला जो मामला था ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट थी और उस अमेंडमेंट के ऊपर एक सेटल्ड इशू था जो पाकिस्तान के अंदर 50 साल से वो रिजॉल्व था। उसके अंदर एक इंटरप्रिटेशन था सिर्फ के सीक्रेट है और नॉन सीक्रेट है। अगर उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेक्टिफाई कर लेती है तो मेरा यह ख्याल है कि ये क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए कि उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया है और उस गलती को रियलाइज करे उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। और मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान पहले गलत फैसला हुआ। मैं आखिरी सवाल सर जी, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, जरा इसको बता दीजिएगा। ये एक रिपोर्ट ये भी हुआ, काजी साहब ने वहां फरमाया कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला कानून साजी के जरिए खत्म कर सके। ये किस तनाजुर में बात हुई थी और ये आप समझते हैं कि बात दुरुस्त है? यूं हो गया तो फिर जरूरत क्या सुप्रीम कोर्ट की? कोई भी फैसला पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करके उड़ा दे। देखिए, पार्लियामेंट जो है मतलब अर्ज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई फैसला करती है और उस फैसले के बाद पार्लियामेंट जो है वो अगर कोई लेजिस्लेशन कर लेती है और उसका इफ़ेक्ट जो है अगर वो रिडेंडेंट हो जाता है तो उसके बाद पार्लियामेंट की आप जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है आप उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी जो है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी पार जुडिशल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। तो उन्होंने बात इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर की थी कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, वो कोई भी लॉ भी पास कर सकती है और जजमेंट पे जा सकती है, बट अल्टीमेटली पार्लियामेंट का जो भी एक्शन है उसको आप आर्टिकल 8 के नीचे जो है वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के अंदर या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, और अगर चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। अभी आपके सामने आया नहीं, लेकिन पता नहीं ना वो ज़हन के अंदर आता है कि पता नहीं कहां पे इंप्लीमेंट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद पार्लियामेंट, ये जो भी मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें भी तो एक लेजिस्लेशन हुई ना की जो आपके सेक्शन 104 के अंदर है, तो आप सबने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिडेंडेंट करने की कोशिश। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। असल में ना वक्त की बहुत कमी है आप, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने तफसील के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। हम आगे बढ़ते हैं। आप साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का थोड़ा सा टाइम रह गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कल रात को पेश आया वो रहीम यार खान में आया, जहाँ पे कच्चे के डाकू, एक तो मुझे ये नहीं समझ आती शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे सहाफ़त करते हुए 18 साल हो गए हैं, मैं तब से देख रहा हूं और रिपोर्ट कर रहे हैं हम ये कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू। वो इतने पक्के हो गए हैं, उनके पास ऐसा ऐसा हथियार है, इतने जदीद हथियारों से लैस हैं, वो हथियार वहां पे पहुंचते कैसे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कोई फोर्स रह गई हो पाकिस्तान में जिसने इनके खिलाफ ऑपरेशन ना किया हो। उसके बावजूद कल फिर एक इतना गमनाक हादसा पेश आया, बल्कि एक हमला हुआ, और इनको डाकू नहीं कहना चाहिए, इनको दहशतगर्द कहना चाहिए और इनको उसी तरह से ट्रीट भी करना चाहिए। 11 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। क्या पुलिस, मतलब पंजाब पुलिस से और बंदा क्या फिर तवक्को रखे? बाजवा साहब, इंतहाई दुख और अफसोस की बात है, आज उनकी नमाज जनाजा भी हुई है, कुछ उनके लिए रकम शकम का बंदोबस्त हुआ है, निशान भी हमें बड़े बड़े जो हम देते हैं अपने शोहदा को वो भी पेश किए गए, सलूट वगैरह, उनकी तदफीन वगैरह हुई। सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है बाजवा साहब कि अब वो जो जिनको आप कच्चे के डाकू कह रहे हैं वो कच्चे के डाकू नहीं, वो इस वक्त दहशत गर्द हैं 100%। और मैं समझता हूं और मैं इसी प्लेटफॉर्म से पाक फौज से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप फौरी तौर पर इस पर एक्शन लें, जिस तरह आप सैलाब में आ जाता है। हमारा सिपा सलार ने जो तकरीर की थी, मैं वो लंबी बात, आपके पास वक्त नहीं है, वरना मैं वो फिक्रे भी दोहरा सकता हूं
लेकिन जिस तरह पाक फौज सैलाब पर और दीगर जगहों पर जाती है, कच्चे का जो वाकया इस वक्त हो गया जिस पर जितनी जानें ज़ाया हो गई हैं, अब एनफ इज़ एनफ है। बाजवा साहब, अब इस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। मरियम नवाज साहबा ने भी 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। अच्छा, उसमें भी वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये भी पहली दफा पता चला है कि डाकुओं की भी कैटेगरीज होती हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल जो बहुत ज्यादा हाई वांटेड है उन पे 1 करोड़ रुपए है, उसके बाद जो बड़े डाकू हैं उन पे 50 लाख रुपए है और आम डाकू पे 25 लाख रुपए है। मतलब डाकू डाकू है और वो बाजवा साहब, बड़ा डाकू कौन सा होता है, छोटा डाकू कौन सा होता है? लाइन मेरी ये है कि अभी तक अगर वो पकड़े नहीं गए तो उसमें ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि केपी के उनके साथ मेरी इतला के मुताबिक तावन नहीं कर रहा, क्योंकि ये एजेंसियां कह रही हैं केपी किधर से आ गया? बट साहब उधर सिंध का बॉर्डर लगता है, केपी किधर से आ गया? वो ही कुछ लोग वहां भी वो कहते हैं हम अंदर जाकर चेक करना चाहते हैं, ये तनाजा भी अभी चल रहा है। वहां पे तो सिंध का बॉर्डर है ना साथ उसके, केपी किधर से आ गया बीच में? केपी का मतलब उसमें क्या लेना देना? जी, तनाजा ये है इसमें, जो मेरे जराए हैं जिनसे मेरी दोस्तों से बात हुई है, कि कच्चे के कुछ डाकू वहां जाके छुपे हुए हैं और अभी तक जो एक्शन है केपी में जाके छुपे हुए। हाँ जी, और जिन्होंने यहां पे हमला किया कच्चे में बैठ के किया, उनका क्या कर लिया? और अभी तक जो बड़ा एक्शन है वो नहीं होना। लेकिन हमने और आपने मिलकर आज पाक फौज से भी अपील की है कि खुदारा एनफ इज एनफ हो गया है, अब बस करें। मैं जाते जाते वैसे मैं ये बता दूं कि कुछ अरसा पहले, कुछ अरसा नहीं 1 साल हो गया तकरीबन इस बात को, एक तकरीब में आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब के साथ मुलाकात मेरी, मैंने उनसे खुद पूछा, ये साल पहले की बात है, यही दिन चल रहे थे और मैंने उनसे उस तकरीब के दौरान पूछा कि सर उस वक्त भी ये कच्चे के डाकुओं का मसला चल रहा था। मैंने कहा ये क्या बॉस, ये समझ नहीं आती कि ये 17-18 साल से तो मैं देखे जा रहा हूँ और उससे पहले भी ये रिपोर्ट होता आ रहा है, ये अभी तक खत्म नहीं हो पाया। मुझे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने, भट्ट साहब, ये कहा आप मेरे साथ, मैं आपको लेके जाता हूँ। उधर ना वो आरपीओ खड़े हुए थे, मकसूद उनका नाम था, उन्होंने कहा मकसूद साहब इनको साथ लेके जाएं, दिखाएं, वहां पे मसला ही कोई नहीं है। वो तो बिल्कुल क्लियर है, मीडिया हमें गलत रिपोर्टिंग कर देता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये अगर आप चलेगी होते तो आज हम दोनों प्रोग्राम ना कर रहे होते। ये आईजी साहब ने मुझे बाकायदा खुद बताया, और वो अच्छा उधर सीपीओ साहब भी खड़े थे, आरपीओ साहब भी खड़े थे और वहां पे खैर आईजी साहब भी थे। एनीवेज, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इस पर जरा मजीद तफसील से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पुलिस का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आज भी हमने लेने की कोशिश की, लेकिन ठीक है चूंकि इस वक्त एक इतना बड़ा सानहा पेश आया तो वहां पे मसरूफ होंगे लोग, कल उनका भी आर्गूमेंट इस पे लेंगे और कि मतलब ये क्या, कब तक चलता रहेगा यूं मामला। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।